वेलकम स्टूडेंट्स। वेक्टर इंटीग्रेशन सीरीज में सरफेस इंटीग्रल को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की। इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? लाइन इंटीग्रल के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, तो लाइन इंटीग्रल इज द इवेल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल अबाउट अ लाइन, अबाउट अ कर्व, along a curve, राइट। अब जब सरफेस इंटीग्रल की हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द इवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल along या around the surface, evaluation of integral over the surface S, over a surface। ठीक है, और जो सरफेस है उसको हमने कैसे डिनोट किया? वी आर डिनोटिंग द सरफेस बाय कैपिटल एस। अब मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है, इफ वी हैव ए वेक्टर एफ एंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर आर f1i प्लस f2j प्लस f3k, and we have to evaluate the integral of vector f over s। तो इसका जो इंटीग्रल होगा that is given by, that integral is given by इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल होगा। सरफेस इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं तो वेक्टर f डॉट ds। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज डबल इंटीग्रल ओवर s वेक्टर f डॉट n कैप ds। दिस द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पर जो एन कैप होगा तो एन कैप के बारे में जानना जरूरी है। दिस एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसा निकलेगा? ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस एस। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट बात है आपको किसी भी सरफेस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको नोट कर लीजिए। और हम जो भी इंटीग्रल करेंगे उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब हम बात करने वाले हैं हाउ टू इवेल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, पॉइंट क्या है कि इफ द सरफेस एफ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस is on xy प्लेन। अगर xy प्लेन पे सरफेस का प्रोजेक्शन है, देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, उसको आप ध्यान से देखिए। देन द सरफेस इंटीग्रल इज गिवन बाय, हम यहाँ लिख सकते हैं, देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f डॉट ds ओवर द सरफेस s इज गिवन बाय डबल इंटीग्रल। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन है सरफेस का वो एक्स वाई प्लेन में है, तो हमें मान लेते हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो R1 से डिनोट करते हैं, तो प्रोजेक्शन R1। ठीक है, प्रोजेक्शन को हमने नाम दे दिया R1, तो यहाँ पर हमने ले लिया दिस इज R1 फंक्शन वेक्टर f डॉट एन कैप। अब जो ds है वो क्या हो जाएगा? हमें इवेल्यूएट करना है इंटीग्रल को एक्स वाई प्लेन में, तो जो ds एलिमेंट होगा that can be written as dx dy upon modulus of n cap dot k cap। ठीक है, तो जो भी सरफेस इंटीग्रल होगा उसको इवेल्यूएट करने के लिए हम लिखेंगे डबल इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f डॉट एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप dx dy। इस तरह से आपको इवेल्यूएट करना होगा। अगर कोई भी सरफेस इंटीग्रल हमें इवेल्यूएट करना है तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी वो आप नोट कर लीजिए। स्टेप्स फॉर द इवेल्यूशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल, स्टेप्स फॉर इवेल्यूएशन। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो सरफेस इंटीग्रल है एक्स वाई प्लेन में अगर हम बात कर रहे हैं, मैं भी फिलहाल एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है सारे एक्स वाई प्लेन में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के लिए ही मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। तो जो हमने अभी अभी डिफाइन किया है कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा ओवर एस वेक्टर एफ का, डेट कैन बी डिफाइंड एज डबल इंटीग्रल ओवर एस
vector f ds, and that can be written as or evaluated as vector f dot n cap dx dy. Since we are evaluating the integral in xy plane, so this is dx dy upon mod of n cap dot k cap. So in this way we can integrate the function. तो steps क्या होंगी? So first of all we have to evaluate the find the normal vector. तो पहली स्टेप होगी नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना, नॉर्मल टू द सरफेस एस. कैसे निकलेगा? जो भी सरफेस एस दी होगी तो उसके लिए हम उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे. फाइंड ग्रेड ऑफ एस. इसको आप डेल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज डेल ऑपरेटर ऑफ एस. दिस कैन बी गिवन एज डेल एस और डेल ऑपरेटर ऑफ एस. ग्रेडियंट डिफरेंशियल में हमने पढ़ा था, वेक्टर डिफरेंशियल में. जब ये आ जाएगा देन सेकेंड फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो हम इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे. जो भी वेक्टर आएगा उसको हमने एन से डिनोट किया है यहाँ पर. दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन वेक्टर. एन कैप निकालना है. एन कैप निकालना बड़ा आसान है. दिस कैन बी गिवन बाय वेक्टर एन डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एन. जब ये आ जाएगा तो थर्ड स्टेप क्या होगी? थर्ड स्टेप में हम ले लेंगे वेक्टर एफ और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का है तो ये क्या बन जाएगा? स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी. इसके बाद में फोर्थ हम लेंगे, सिंस वी आर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में जब इंटीग्रेट करते हैं तो द जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन. तो वहाँ पर हमने एन कैप डॉट के कैप जो एलिमेंट है उसको कैलकुलेट किया. देन द नेक्स्ट स्टेप फाइंड एन कैप डॉट के कैप और इसका मॉड ले लेंगे. इसके बाद में पुट ऑल द वैल्यूज, है ना, पुट इन द इंटीग्रल. जो सरफेस इंटीग्रल आपने लिखा है उसमें सारी वैल्यूज को हम रख देंगे और उसके बाद में इसको यूजुअल वे में इंटीग्रेट कर लेंगे. तो ये सिंपल सी स्टेप्स हैं. कई बार होता है कि स्टूडेंट सरफेस इंटीग्रल के नाम से घबरा जाता है. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने सिंपल वे में आपको जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है. राइट, अब एक क्वेश्चन में आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ, उसको आप देखिए समझिए. तो जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं. अब सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल. इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल का जो नोटेशन है वो लिखा जाएगा वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस. तो इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल वेयर vector f is given by yzi plus zxj plus xyk. Right, this is the vector f and s is the surface of स्फीयर. स्फीयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच लाइज इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना है और लिखा गया है कि जो सरफेस है वो स्फीयर की सरफेस है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करती है. तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा. कई बार क्या होता है एक्स वाई प्लेन डायरेक्टली लिख दिया जाता है. एक्स वाई प्लेन की जगह यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा जा सकता है. दैट सरफेस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो भी हमें एक्स वाई प्लेन लेकर ही सॉल्व करना है. कई बार यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट भी लिख दिया जाता है. ठीक है, क्वाड्रेंट और ऑक्टेंट एक ही बात है. तो हमें क्वेश्चन को एक्स वाई प्लेन के लिए ही इंटीग्रेट करना है. राइट, ओके. तो हम जो स्टेप्स हमने बताई हैं उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ ओवर द सरफेस एस is given by
vector f dot n cap double integral over s, then this is evaluated as f vector dot n cap dx dy अपॉन n cap डॉट k cap। अब जो स्टेप्स मैंने बताई थी आपको, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n वेक्टर फाइंड करना है। तो हम n वेक्टर के लिए काम करते हैं। n वेक्टर के लिए क्या करना होगा आपको, n इज क्या, n इज द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस s। तो जो सरफेस s दी गई है, हम लिखते हैं लेट फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज द सरफेस, राइट। इसका नॉर्मल फाइंड करना है, तो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दिस हम लिखते हैं नाउ डेल फाई। अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं आई, डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ द सरफेस एस। सरफेस की जो इक्वेशन है हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। द सरफेस द दिस स्केलर फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म। तो मैं डायरेक्टली यहाँ डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ आपको। एक्स के लिए जो डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम 2x i, वाई जेड का 0 हो जाएगा, प्लस व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग फॉर y इट विल बी 2y j and here we have 2z k, right। जिस दी नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर आ गया हमारे लिए ये, ठीक है। n वेक्टर इज गिवन बाय 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। इसका मॉड निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ n वेक्टर इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई जेड का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर रूट में, तो मैं 4 कॉमन लेकर यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज लाइक दैट। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और जो कि 1 वैल्यू रखता है। तो सिंपली मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो सम है उसकी जगह 1 रख देता हूँ, एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। इट मीन्स दैट द मॉडुलस ऑफ n वेक्टर इज 2 हियर इन दिस केस, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से n कैप निकाल लेते हैं। तो n कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से द n कैप विल बी वेक्टर n डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n। तो दिस वैल्यू इज गिवन बाय 2 से डिवाइड किया, तो व्हाट आई हैव एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk था, एंड देन वी हैव दी n कैप नाउ, ठीक। अब क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू फाइंड दी n कैप डॉट k कैप। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं n कैप डॉट k कैप। तो मुझे जो कहा गया है इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू इवेल्युएट और दी सरफेस लाइज इन द xy प्लेन, ठीक है। xy प्लेन में बोला तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया इन xy प्लेन n डॉट k कैप। यहाँ से आप n कैप डॉट k कैप ले लें, बिकॉज k कैप इज नॉर्मल टू द xy प्लेन। नाउ n कैप डॉट k कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस n कैप डॉट k कैप is equal to xi plus yj plus zk, where ijk are the unit vectors in xyz axis respectively. Dot k cap, again we have to take the dot product of these two. तो जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो i dot i, j dot j, k dot k1 होगा, then here the product of n cap dot k cap will be given as z, right। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास n cap dot k cap की, राइट। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ चाहिए, एफ डॉट एन कैप चाहिए। तो वेक्टर एफ डॉट एन कैप
इज इक्वल टू वेक्टर एफ की वैल्यू है हमारे पास वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के, मल्टीप्लाई किया इसमें एन कैप का, तो एन कैप इज हियर एक्स आई प्लस वाई जे plus zk, right? Now after the dot product, I component, j component, k component will be multiplied together, so we have xyz, yz and xyz, so this will be thrice of xyz, ठीक है, this is thrice of xyz। अब आप देखिए हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट थी इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए, ऑल थिंग्स इज नाउ अवेलेबल विथ अस। क्या क्या चाहिए था हमें? सबसे पहले चाहिए था एफ डॉट एन कैप, वो हमारे पास आ गया है 3xyz। एन डॉट के कैप चाहिए, वो हमारे पास आ गया है, दैट इज जेड, राइट। इन दोनों को आप रख दीजिए अपने इंटीग्रल में। इसको मैं नेक्स्ट जो पेज है उस पर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। नाउ व्हाट आई हैव हियर, आई हैव द डबल इंटीग्रल of vector f dot n cap ds is equal to, जो हमने लिखा था डबल इंटीग्रल ओवर s वेक्टर f dot n cap dx dy upon n cap dot k cap। now put all the values here, हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम रखते हैं। so what I have, this is double integral for s वेक्टर एफ डॉट एन के हमने निकाला थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, सो दिस इज 3xyz इंटू डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन के डॉट के की वैल्यू आ रही थी z, दिस इज z। तो ये मेरे पास बच गया यहाँ से डबल इंटीग्रल ऑफ 3xy dx dy, ठीक है। इतना इंटीग्रल हमारे पास बचता है। अब जो सरफेस एस है, ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। जो सरफेस एस आपको यहाँ दी गई है वो क्या है? स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज स्फीयर में क्या दिया गया था? सरफेस एस इज द स्फेरिकल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कहाँ पर है इसका? एक्स वाई प्लेन में है, तो हम यहाँ लिखते हैं द प्रोजेक्शन इज इन एक्स वाई प्लेन। तो जब आप एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, तो जो स्फीयर को अगर आप एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी 2 डायमेंशन फिगर, एंड जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा और क्या हो गया? हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस का जो डायमेंशन बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इस इमेज को इस सरफेस को अगर इमेजिन करें तो दिस विल बी ए सर्कल, राइट, दिस विल बी ए सर्कल। इसकी रेडियस हो जाएगी 1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 आ जाएंगे यहाँ पर, एंड 1,0 आप लिख सकते हैं, एंड द पॉइंट ऑफ दिस इज 0,1, ठीक है। तो हमें केवल इस सरफेस के अलॉन्ग इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, राइट। वेक्टर एफ विल बी इवेल्युएटेड अलॉन्ग दिस सरफेस इन एक्स वाई प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, राइट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अब जब लिमिट आप लेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब यहाँ से दो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। दो तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। आप चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में रख सकते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में रखते हैं तो एक्स की लिमिट हम ले लेंगे 0 to 1। अगर एक्स की लिमिट 0 to 1 ली तो वाई की जो लिमिट आएगी वो क्या बन जाएगी? वाई की लिमिट बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। अब लेकिन जब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब इसका एक अल्टरनेट है हमारे पास। जब भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 2 डायमेंशनल या डबल इंटीग्रल में हमने पढ़ा था कि जब भी स्फेरिकल सरफेस होती है या सर्कुलर सरफेस होती है तो हम इसको कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड दी पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अभी आपको 2 डायमेंशनल प्लेन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। तो हम ये जो इंटीग्रल इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पोलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? एक्स की जगह हम रख देंगे r cos थीटा, राइट,
y की जगह रखा जाएगा r साइन थीटा, और जो dx dy है, दिस dx dy विल बी नाउ r dr d थीटा बन जाएगा। और जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं, हम इंटीग्रल की लिमिट्स देखिए, r इज द रेडियस, तो r की जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक, और जो थीटा होगा, सिंस वी आर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो थीटा एंगल की हो जाएगा 0 to π/2, राइट। तो इन पैरामीटर्स के लिए अब हम अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हियर वी आर अडॉप्टिंग दिस वैल्यूज, राइट। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अब हम इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा। तो इस इंटीग्रल को अब मैं लिख रहा हूँ, 3 को आपने इंटीग्रल के बाहर लिया, 0 to 1 लिमिट फॉर r, 0 to π/2 लिमिट फॉर थीटा, x की जगह आ गया r cos थीटा, y की जगह आ गया r sin थीटा, एंड dx dy के प्लेस पर आ जाएगा r dr d थीटा। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, दिस इज 0 to 1, r को मल्टीप्लाई किया तो r 3 टाइम्स आ गया, मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हैं। जैसे r क्यूब dr इंटू 0 to, सेपरेबल है यहाँ पर इसलिए हम सेपरेट करके लिख पा रहे हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं आर क्यूब का तो हो जाएगा r⁴/4, दिस इज 3 r⁴/4, लिमिट ऑफ द इंटीग्रल्स आर 0 to 1 डॉट, यहाँ पर हमने 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन 2 थीटा। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया यहाँ से, ये इंटीग्रल बन जाएगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रल, ठीक है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल आपको याद होगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसका इंटीग्रल, दिस विल बी नाउ माइनस साइन के साथ में, साइन का हो गया कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और एक 2 जो आपने मल्टीप्लाई किया है ये बचा हुआ है यहाँ पर, तो इस 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें, उसको हम यहाँ पर 3/2 लगा देते हैं, ठीक है। लिमिट्स क्या है हमारे इंटीग्रेशन की यहाँ पर, 0 to π/2। नाउ पुट द लिमिट्स एंड सिंप्लीफाई, से आ गया हमारे पास 3/2, r⁴ में लिमिट रखी, अपर लिमिट 1 है तो 1/4, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1/2 को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया इस इंटीग्रल सेकंड वाले पार्ट में, और जो बच्चा है उसमें लिमिट रखी, अपर लिमिट cos π/2 है, थीटा की जगह π/2 रखा, माइनस साइन बाहर चला गया है तो बन जाएगा cos π ओनली, cos π मतलब कि, ठीक है, cos π की वैल्यू -1 होती है, और लोअर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट तो cos 0। अब इसको इवेल्युएट अगर आपने किया तो यहाँ से आ जाएगा, होगी यहाँ से 3/8 इंटू -1/2, और यहाँ पर cos π की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू -1, माइनस का 2 हो जाएगा। फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 3/8। तो हियर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 3/8। हमारा जो फाइनल आंसर है क्या गया, 3/8। हम यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 3/8 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पूरी प्रोसीजर है जो मैंने आपको यहाँ इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बताई है, सिस्टमेटिक वे में आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरीके से सरफेस इंटीग्रल अगर आप करेंगे तो काफ़ी इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन XY प्लेन के लिए पूछे जाते हैं, तो XY प्लेन के लिए आप याद रखिए, XY प्लेन में जो भी सरफेस दी होगी तो उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा के वेक्टर लेकर हम काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, हमें सरफेस की इक्वेशन दी गई थी, तो सरफेस की इक्वेशन हमारे को यहाँ पर x² + y² + z² = 1 दी थी, बट समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि सरफेस की इक्वेशन ना दी जाए, लाइन्स हो और ये बोल दिया जाए कि द प्रोजेक्शन इज इन XY प्लेन। तो उस केस में अगर कोई ट्राइंगुलर सरफेस बनती है, रेक्टेंगुलर सरफेस बनती है, तो उस प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, डेट इज अगर XY प्लेन में प्रोजेक्शन है तो के वेक्टर को एज ए एन कैप मानकर आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है।
आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद में फिर ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चंस भी हम बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।